अमृतसर में 2 दिन में दूसरा धमाका ब्लास्ट में आईडी के इस्तेमाल की आशंका। पार्किंग में हुआ ब्लास्ट। गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर सुबह 6 बजे ब्लास्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश। हादसे में 2 लोगों की मौत। हनुमानगढ़ में एक घर में गिरा फाइटर प्लेन। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में आज आखिरी दिन। दिग्गज करेंगे वोट की अपील। लिंगायत समुदाय को साधने की होड़। मणिपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाओं पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिकाओं पर सुनवाई। मानहानि मामले में आज तेजस्वी के खिलाफ सुनवाई। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में हुई बिहार के डिप्टी सीएम के खिलाफ याचिका। रेसलर्स के समर्थन में किसान खाप। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम। अगले रिपब्लिक डे पर ऑल वुमेन परेड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। नगर निकाय चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से भी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। इसी कड़ी में जवाहर नगर के वार्ड 5 से निर्दलीय प्रत्याशी अभय त्रिवेदी का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। के न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से क्षेत्र में कई समस्याएं बनी हुई हैं। मूलभूत समस्याओं के लिए भी जनता को परेशान होना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर इस बार क्षेत्र के विकास का निर्णय लेते हुए चुनावी मैदान में आया हूं। जवाहर नगर के वार्ड 5 में चंद्रनगर में आज अभय त्रिवेदी का जनसंपर्क हुआ, जहां भीषण गंदगी का माहौल देखने को मिला है। हालांकि इलाकाई लोगों को पीने के पानी तक की बेहद समस्या है। फिलहाल अभय पर जनता की ओर से पूरा विश्वास जताया जा रहा है। उन्होंने वार्ड के कई इलाकों में अपने चुनाव चिन्ह उगते हुए सूरज पर 4 नंबर का बटन दबाने की लोगों से अपील की है। नहीं, हम तुमको देंगे लोग। देखो इससे ये है बाबा की। ये वीडियो बनाओ, वीडियो इसका। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं क्षेत्र में? अगर इस बार जनता मौका देती है तो किस तरीके से उनको? एक तो सर्वप्रथम मुझे इस क्षेत्र में जितनी भी नालियां हैं, सड़कें हैं, उनको सही कराना है। गंदगी फैली हुई है काफ़ी हद तक। पानी की बहुत समस्या है। पानी सीवर लाइन की भी समस्या है। यहाँ पे मुझे उन सब चीज़ों से मुक्ति करानी है और एक अच्छा वार्ड साबित करना है। अच्छा, लंबे समय से यहाँ पर पार्षद काबिज रहे, क्या लगता है कितना काम उनकी तरफ से हो पाया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिन्होंने जो करा वो अपना कार्य करा। चुनौती के रूप में किसी को देख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नए लक्ष्य क्या होंगे अगर जनता मौका देती है तो? नए लक्ष्य और क्या क्या होंगे जो मूलभूत समस्या है उसके साथ साथ? जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था करानी है, उचित अच्छी व्यवस्था करानी है जो कि इतनी नहीं है, और बढ़िया धर्मशाले बनवाने हैं जिससे जो भी लोग हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो सके। शादियों के लिए बारातशालाएं तैयार करानी है मुझे। और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है सहारनपुर से, जहां पर नगर निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए सहारनपुर पुलिस लाइन से पुलिस पार्टी रवाना हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 11 मई को मतदान होना है, जिसके लिए आज पुलिस लाइन से पुलिस फोर्स को रवाना किया गया। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि विभिन्न जनपदों के लिए पुलिस फोर्स को भेजा गया है, जिसमें बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद के साथ ही मेरठ जनपद के लिए फोर्स जाएगी। इसमें लगभग 307 निरीक्षक और उप निरीक्षक है। 1370 कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल भेजे जा रहे हैं जो यहां से रवाना हो चुके हैं, और इसके अलावा कुछ होमगार्ड्स भी भेजे जा रहे हैं जिनकी रवानगी होमगार्ड कमांडर के माध्यम से की गई है। और अधिवक्ताओं के साथ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं को रोकने और मिथ्या आरोपों के मामलों पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाने की मांग को लेकर शुक्रवार को दीवानी में वकील एक मंच पर दिखाई दिए। सभी वकील दीवानी में ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया नेतृत्व में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को योगी सरकार से जल्द लागू करने की मांग की है।
अगली खबर जौनपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से बाराती बीमार होने से हड़कंप मचा है और फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 लोग बीमार हो गए। शादी समारोह में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई है। लोगों को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार बारातियों से शाहगंज सीएचसी अस्पताल फुल है। सभी बीमार बारातियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और खेतसराय राजापुर से अखंड नगर सुल्तानपुर में गई थी बारात, जहां पर सभी बाराती जो है वो खाना खाने के बाद बीमार हो गए। बीमार बारातियों से पूरा अस्पताल भरा हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी बीमार बारातियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी बीमार बारातियों की हालत फिलहाल स्थिर है। जौनपुर में फूड पॉइजनिंग से बारातियों के बीमार होने से मचा हड़कंप। फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 बाराती एक साथ बीमार हो गए और फिलहाल इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है और लोगों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, लोगों की स्थिति फिलहाल कैसी है? बताया जा रहा है कि पूरा अस्पताल फिलहाल खचाखच भरा हुआ है इन लोगों से। अजय, फिलहाल इन लोगों की स्थिति कैसी है? बताया जा रहा है 40 से 45 लोग एक साथ अस्पताल में भर्ती हुए। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 लोग लगभग बीमार हुए हैं और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोगों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और खाना खाने के बाद ये सभी बीमार हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बाराती। खेतसराय गई थी बारात। फूड पॉइजनिंग से बाराती बीमार होने से मचा हड़कंप। 40 से 45 बाराती बीमार बताए जाते हैं और फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 बाराती बीमार हुए हैं। शादी समारोह में खाना खाने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ गई। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। जहां खेतसराय राजापुर से अखंड नगर सुल्तानपुर में बारात गई थी और यहीं पर फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 बाराती बीमार हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जाती है। शादी समारोह में खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और जौनपुर से खबर है, फूड पॉइजनिंग से बाराती बीमार होने से मचा हड़कंप। अजय एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल 40 से 45 बाराती बताया जा रहा है पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए। स्थिति कैसी है सभी की? अभी तक तो स्थिति जो है, सीएचसी जो अधीक्षक से बात हुई, उन्होंने साफ बताया कि स्थिति लोगों की नाजुक थी, लेकिन अभी रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जिस हिसाब से जो है फूड विभाग को जो है कार्रवाई करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बड़ी लापरवाही ये है। क्योंकि जब शादी विवाह का माहौल होता है और चीजें शादी विवाह का सीजन होता है, उसमें मैक्सिमम ये देखा जाता है कि नकली दूधों के प्रचलन की वजह से इस तरीके के प्रकरण जो है प्रकाश में आते हैं। अगर इस पे पूरी तरीके से लगाम लगाई जाए तो ये ऐसे प्रकरण से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल सभी की हालत जो है वो स्थिर है। लेकिन अब तक क्या जानकारी सामने आई है कि आखिर क्या चीज में गड़बड़ी थी, किस तरह से ये लोग इन सभी को एक साथ फूड पॉइजनिंग हो गई? क्या इस सबको लेकर कोई जानकारी सामने आई और क्या कोई जांच हुई अब तक? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है जौनपुर के खेतासराय के राजापुर गांव से बारात जो है सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर
क्षेत्र में गई थी, जहां पर जो है शाम को बारातियों के द्वार चार पे जो है उनको मिठाई खिलाई गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जो दूध से बनी हुई मिठाई होती है, रसमलाई जिसे बोला जाता है, उसको खाने के बाद जब वो बाराती भोजन करने के पश्चात ही उनको उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, और ऐसे में आनंद फानन में वर और वधू पक्ष के लोगों को द्वारा जो है आनंद फानन में लोगों को नजदीकी जो है CSC शाहगंज में प्राइवेट अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया जाता है। कई दर्जन लोगों को जो है जिस हिसाब से होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है सवालिया निशान खड़ा करता है। अभी फिलहाल सबकी स्थिति जो है अच्छी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सभी बीमार बारातियों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और केतसराय राजापुर से अखंड नगर सुल्तानपुर में बारात गई थी, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बारातियों के द्वार चार के बाद सबकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग से 40 से 45 लोग बीमार हो गए। अहम खबर आपको हम बता दें। और शादी समारोह में खाना खाने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ गई है। अगली खबर है रायबरेली से, जहां पर हर्ष फायरिंग में युवक के पेट में गोली लग गई। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। तिलक समारोह में खाना खाने गया था युवक की, तभी गोली लग गई और गंभीर हालत देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खीरो थाना क्षेत्र के जसऊ मऊ में तिलक समारोह में गोली लगी थी और गंभीर हालत को देखते हुए इसे लखनऊ के लिए रेफर किया गया था, लेकिन अब खबर है कि युवक की मौत हो गई है। तिलक समारोह में खाना खाने गया था युवक के, तभी युवक को गोली लग गई। हर्ष फायरिंग का ये पूरा मामला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यह अहम जानकारी रायबरेली से, हर्ष फायरिंग में युवक के पेट में लगी थी गोली। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। तिलक समारोह में खाना खाने गया था युवक, तभी युवक को गोली लगती है और गंभीर हालत देखते हुए युवक को लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। तो यह अहम जानकारी। गंभीर हालत देखते हुए युवक लखनऊ के लिए रेफर हुआ था, लेकिन अब युवक की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनीष अवस्थी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, हर्ष फायरिंग में एक युवक की जान चली गई। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और तिलक समारोह में खाना खाने गया था युवक, तभी युवक को गोली लगी थी और बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब युवक की जान चली गई है। और तिलक समारोह में खाना खाने गया था युवक, उस दौरान ही गोली लगी थी युवक को। फिलहाल ये बड़ी खबर, जहां गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां खीरो थाना क्षेत्र के जसऊ मऊ में तिलक समारोह में लगी थी गोली। और लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। और मनीष एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल हर्ष फायरिंग का ये मामला बताया जाता है कि अब तक कोई कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के गांव पड़ता है जसऊ मऊ। वहां पर एक तिलक का समारोह था और वहां पर लगभग 500 आदमी लोग यहाँ पे मौजूद थे। जो दावत थी वहां पर, जो फंक्शन था उसमें 500 लोग आए हुए थे उस दावत को करने के लिए। लेकिन उसी में एक जसऊ मऊ का भी युवक था जिसका नाम था जयशंकर मिश्रा, वो भी दावत के लिए गया था और खाना खाने के लिए ही वहां पहुंचा था। और उसके बाद जैसे ही वो खाना खाने से पहले ही वहां पर तिलक का समारोह चल रहा था, समारोह चलने के बाद ही वहां पर जो है हर्ष फायरिंग होना शुरू हो गई। हर्ष फायरिंग होते होते ये पहुंचा और इसके पेट में वहां हर्ष फायरिंग की गोली लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया था। माहौल होने के बाद हड़कंप मचा और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने आनन फानन जो है युवक को
यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन उसकी हालत को गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। फिलहाल उसका लगभग 48 घंटे से वो आईसीयू में भर्ती था और आज उसकी डेथ हो गई है। फिलहाल जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा लिखा था और फिर आज उसने जो है जब बात की गई, वहां के जो क्षेत्राधिकारी है महिपाल पाठक, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन अगर सवाल है जिस तरह से हर्ष फायरिंग वहां हो रही थी, तो क्या जिस तरह से खुलेआम हर्ष फायरिंग का सिलसिला रायबरेली में थमने का नाम नहीं ले रहा, तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अगर बात करें तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक भी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते कि जिले में क्या अपराध हो रहे हैं। तो इससे कहीं लगातार अपराध जो ग्राफ है रायबरेली का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें जिस तरह से जिस युवक ने हर्ष फायरिंग की गई थी, पुलिस अभी तक उस हर्ष फायरिंग करने वाले युवक तक नहीं पहुंच पाई है और ना ही जो जिससे पिस्टल से फायरिंग की गई थी वो अपने कब्जे में ले पाई है। तो बड़ा सवाल है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और अज्ञात में मुकदमा लिख दिया गया और उसके बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज और जो वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी, उन वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप के आधार पर जो युवक था उसकी तलाश कर रही है। लेकिन इतनी देर हो जाने के बाद भी अभी तक जो हर्ष फायरिंग करने वाला युवक था वो आज भी पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीषा आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो हर्ष फायरिंग का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली लगी थी और बेहतर इलाज के लिए इसे लखनऊ में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब युवक की मौत हो गई है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और सीएम योगी के आगमन को लेकर जोरों पर हैं तैयारियां। नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम का बांदा आगमन होगा। नगर पालिका नगर पंचायत के प्रत्याशियों का समर्थन, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम करेंगे संबोधन। 9 मई को बांदा आगमन होगा सीएम का और नगर पालिका प्रत्याशी मालती बासु के समर्थन में संबोधन होगा। 2 नगर पालिका 6 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों के समर्थन में संबोधन के लिए पहुंचेंगे खुद मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम संबोधन करेंगे, यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोटों की अपील करने के लिए। और बांदा आगमन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 9 मई को सीएम बांदा पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से हो रही हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम संबोधन भी करेंगे। और बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे में बदलाव किया गया है, यह अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का जनसभा स्थल बदला है, यह अहम खबर। कुंवर रिजॉर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कुंवर रिजॉर्ट में करेंगे डिप्टी सीएम जनसभा। करीब 35 मिनट से ज्यादा समय तक यहां पर जनसभा होगी। और बदलाव से पहले एमबी इंटर कॉलेज था जनसभा स्थल। दोपहर 3:50 पर जानकारी सामने आ रही है कि पहुंचेंगे पुलिस लाइन हेलीपैड। ये बड़ी जानकारी और ये कुछ बदलाव हुआ है कार्यक्रम में, जिसको लेकर ये अहम जानकारी सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कुंवर रिजॉर्ट में डिप्टी सीएम जनसभा करेंगे और जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बदलाव भी किया गया। करीब 35 मिनट से ज़्यादा समय तक यहां पर जनसभा होगी, ये जानकारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और केशव प्रसाद मौर्य का जनसभा स्थल बदला गया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जनसभा स्थल बदला गया।
कुंवर रिजॉर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये जानकारी सामने आई है। और सोनभद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को करेंगे संबोधित। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम यहां पर किया गया है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को जिताने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी देखी जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सोनभद्र नगर पालिका रॉबर्ट्सगंज में आयोजित कार्यक्रम, समाज कल्याण राज्य मंत्री, अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति। जिले के सभी 4 विधायक भी मौजूद रहे। भाजपा से अधिकृत सभी उम्मीदवार भी मौजूद। जिले की 10 निकायों में होना है चुनाव। नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में 11 को मतदान, जिसको लेकर प्रचार प्रसार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। तो निकाय चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। सोनभद्र नगर पालिका रॉबर्ट्सगंज में आयोजित कार्यक्रम, अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। समाज कल्याण राज्य मंत्री, अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति। और जिले के सभी 4 विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वहां एक नगर पालिका परिषद और अन्य जगहों पर चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार। सोनभद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सोनभद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी जायस पहुंची हैं। नगर पालिका जायस में सांसद का जोरदार स्वागत किया गया है। स्मृति ईरानी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। और प्रभारी राज्य मंत्री ने का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। सैकड़ों समर्थक भी इस दौरान शामिल रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सैकड़ों समर्थक भी इस दौरान शामिल रहे। यह अहम जानकारी सामने आई है। तो यह अहम जानकारी, जहां पर आज स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची हैं और प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया है। इस दौरान सैकड़ों समर्थक भी शामिल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, यह बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर जायस नगर पालिका में जोरदार स्वागत हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो जायस नगर पालिका में सांसद का जोरदार स्वागत किया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अमेठी से इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। अमेठी से खबर आपको बताते हैं, जहां पर रायबरेली डिपो की बस में अचानक ही आग लग गई। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रायबरेली से यात्रियों को लेकर इन्होना जा रही थी बस और इस दौरान आग लग गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। यात्रियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तो बस में आग लगने से मचा हड़कंप। यात्रियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जहां पर बस में आग लगने से मचा हड़कंप, धू-धू कर जली बस। यात्रियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात यहां पर कितने भीषण हो गए थे। आग पूरी तरह से बस में फैल चुकी थी। हालांकि यात्रियों ने बस से उतरकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। रणविजय अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणविजय, तस्वीरें साफ तौर पर बयान कर रही हैं कि पूरी बस में आग लग चुकी थी। यात्री फिलहाल सभी सुरक्षित हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये आग लगी है बस में, वहीं पे यात्री, जिसमें उसमें 13 यात्री सवार थे, जिस प्रकार से यात्रियों ने अपनी
सहनशीलता को देखते हुए कूद के जान बचाई, सब से बचे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये आग कैसे लगी, क्या इस सब को लेकर अब तक कोई जानकारी मिली? जी बताया जा रहा है कि इंजन के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से हल्की सी चिंगारी हुई और देखते ही देखते एक भयंकर आग के रूप में तब्दील हो गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब आग पर काबू भी पाया गया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अमेठी में बस डिपो में आग लगने से मचा हड़कंप। रायबरेली से यात्रियों को लेकर इन्होना जा रही थी बस। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमेठी रायबरेली डिपो की बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, रायबरेली से यात्रियों को लेकर इन्होना जा रही थी बस, इस दौरान ही बस में आग लग गई। हालांकि सभी यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई है और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। सरकार 15 दिन में पहलवानों की बात मान ले वरना बड़े आंदोलन करेंगे। 21 मई को ट्रैक्टर और किसान दोनों कूच करेंगे जंतर मंतर के लिए। राकेश टिकैत की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक तरफ जहां समर्थन दे दिया है पहलवानों को, तो वहीं दूसरी ओर साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि जल्द ही सरकार 15 दिनों में पहलवानों की बात मान ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये भी बातें सामने आई हैं। तो राकेश टिकैत का पहलवानों का समर्थन, दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में अब राकेश टिकैत 21 मई को ट्रैक्टर और किसान दोनों कूच करेंगे जंतर मंतर के लिए। राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है। कल के न्यूज से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम धरना जारी रखेंगे। लेकिन अब राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 21 मई को ट्रैक्टर और किसान जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। यानी यहां पर समर्थकों की जो संख्या है पहलवानों के साथ वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार 15 दिन में पहलवानों की बात मान ले वरना बड़े आंदोलन करेंगे। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कही गई है। 21 मई को ट्रैक्टर और किसान दोनों कूच करेंगे जंतर मंतर के लिए। ये भी राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है। आपको बता दें कि किसानों ने, खाप पंचायतों ने अब जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन दिया। कल हमने देखा किस तरह से के न्यूज से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ किया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा, यानी आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। ये संदेश जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर था। और अब ये भी कह दिया है कि 21 मई को ट्रैक्टर और किसानों के साथ जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें और किसान नेता राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन पहलवानों को साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर 21 मई को ट्रैक्टर और किसान दोनों कूच करेंगे जंतर मंतर, ये भी कह दिया है राकेश टिकैत ने। यानी आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं मानी सरकार ने तो बड़े आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत की ओर से ये बड़ी बात है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ तौर पर कह दिया है 15 दिनों के भीतर पहलवानों की बात मान ली जाए सरकार की ओर से, वरना बड़े आंदोलन होंगे। यानी साफ तौर पर संदेश बिल्कुल साफ है कि किसानों की बात, किसान जो पहलवान हैं उनकी बात मानी जाए, क्योंकि पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक पहलवानों की ये मांग पूरी नहीं हुई और जांच कह रहे हैं इस पर जारी है। और गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। ये कल ही किसान नेता राकेश टिकैत ने के न्यूज से बातचीत के दौरान कहा था और अब ये नई बातें सामने आ चुकी हैं। 21 मई को ट्रैक्टर और किसानों के साथ जंतर मंतर कूच करेंगे कहा गया है। धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में साफ तौर पर राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सरकार 15 दिनों में पहलवानों की बात मान ले वरना बड़े आंदोलन करेंगे, बिल्कुल साफ कर दिया है। राकेश टिकैत ने, किसान नेता राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है।
और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर से 5 रोहिंग्या बांग्लादेशी समेत 8 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं, 2 भारतीय नागरिक कानपुर से दिल्ली के रास्ते जम्मू जा रहे थे। सभी आरोपी एटीएस ने झकरकटी बस अड्डे से इनकी गिरफ्तारी कर ली है। आरोपियों से पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, 2 UNHCR कार्ड और 12 रेल टिकट भी बरामद हुए हैं। त्रिपुरा से बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे आरोपी और एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनके पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड, 2 UNHCR कार्ड भी इनके पास से बरामद हुए हैं और त्रिपुरा से बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में ये आरोपी दाखिल हुए थे। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी एटीएस की यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर इन रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से 5 रोहिंग्या, 1 बांग्लादेशी समेत 8 गिरफ्तार हो गए। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है लखनऊ से, जहां पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएफआई एक वायरस की तरह है जो म्यूटेट कर अपनी संरचना बदलता है और पौराणिक ग्रंथों में जैसे रक्तबीज दैत्य का नाश मां चंडी ने किया, वैसे ही पीएफआई का नाश मोदी सरकार करके रहेगी। भारत की धरती पर आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की ओर से कही गई हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएफआई को लेकर ये बड़ी बातें राकेश त्रिपाठी ने कही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी। उन्होंने कहा, जैसे पौराणिक ग्रंथों में रक्तबीज दैत्य का नाश मां चंडी ने किया था, ठीक उसी तरह पीएफआई का नाश मोदी सरकार करके ही रहेगी। पीएफआई को लेकर ये बड़ी बातें बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की ओर से कही गई हैं। भारत की धरती पर आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। लखनऊ से बड़ी खबर, गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएफआई एक वायरस की तरह है जो अलग अलग समय पर अपने आप को म्यूटेट करके अपनी संरचना बदलने का प्रयास कर रहा होता है। पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नाम पर काम कर रहा था। बाद में जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तो पीएफआई के नाम पर काम करना शुरू किया। अब जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है तो अलग अलग प्रकार की फिर नई भूमिकाएं तय करके देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम और आतंक के लिए स्लीपर सेल की भूमिका निभाने का काम कर रहा है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख आता है एक दैत्य का, रक्तबीज, जिसको जितना बार मारा जाए उसकी रक्त की बूंदों से फिर नए कुछ राक्षस निकल आते थे। लेकिन रक्तबीज का जैसे नाश करने के लिए मां चंडी ने अवतार लिया और रक्तबीज का नाश किया था, ऐसे ही आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कितना भी रूप बदलने का प्रयास करें और कितनी भी जड़ें जमाने की कोशिश करें, बार बार इनको जड़ों से उखाड़ने का काम किया जाएगा। आतंक को अब देश की धरती पर पनपने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर धारदार हथियार से युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। युवती की हत्या किन कारणों से की गई है अभी स्पष्ट नहीं है। हत्या के कारणों का पता लगाने में मेजा पुलिस ने जांच शुरू की है और मेजा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से युवती की निर्मम हत्या हुई है। मेजा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी कोहड़ार के इसोटा ग्राम का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मेजा थाने की पुलिस को लगाया गया है और युवती की हत्या किन कारणों से हुई है अब तक कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, हत्या के कारणों का पता लगाने में मेजा पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मेजा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से युवती की निर्मम हत्या की गई है। प्रयागराज से खबर, धारदार हथियार से युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रयागराज से यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवती की हत्या किन कारणों से की गई अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तो किन कारणों से हुई है युवती की हत्या ये अब तक स्पष्ट नहीं। हत्या के कारणों का पता लगाने में मेजा पुलिस लगी हुई है। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी माफिया घोषित किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में लिखा, शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया। धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को थाने में एक एफआईआर दर्ज किया।
आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी। फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी और अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए रुकी थी शाइस्ता। जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी और ये अहम खबर फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर पर रुकी और आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई है। अहम खबर फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर पर रुकी, ऐसी जानकारी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता यहां पर रुकी थी और जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया है। तो प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया और पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखा है। ये अहम खबर सामने आई है। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी माफिया घोषित किया गया। फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर पर रुकी, ऐसी जानकारी सामने आई है और आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी और अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए रुकी थी शाइस्ता। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा, ये जानकारी सामने आई है। और ग्रेटर नोएडा के स्थित महिंद्रा के शोरूम में आग लग गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। आग में एक के थी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। करीब 80 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जाता है। ग्रेटर नोएडा स्थित महिंद्रा के शोरूम में आग लग गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यह टीम मौके पर पहुंची है और किसी तरीके से आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई गाड़ियां जलकर खाक हुई और लाखों का नुकसान बताया गया है। किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। आग में एक साथ कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं और एक शोरूम में आग लग गई। करीब 80 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित महिंद्रा के शोरूम में आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों का नुकसान। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया और लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 80 लाख का नुकसान इस आगजनी में हुआ। ग्रेटर नोएडा स्थित महिंद्रा के शोरूम में आग लगने से मचा हड़कंप। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किसी तरह से यहां पर आग पर काबू पाया गया है और स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रेटर नोएडा स्थित महिंद्रा के शोरूम में आग लगने से मचा हड़कंप। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका है। हालांकि लाखों के नुकसान की बात कही गई है।
और रायबरेली से अगली खबर है, जहां पर पुलिसकर्मियों ने बचाई राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान। सड़क किनारे घायल पड़ा तड़प रहा था मोर। ग्रामीणों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और इवेंट पुलिसकर्मियों ने मोर का प्राथमिक उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग को मोर सौंप दिया गया है। डलमऊ थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव के पास मोर पड़ा था और ये सड़क किनारे घायल अवस्था में तड़प रहा था। इस दौरान डायल 112 को सूचना दी गई ग्रामीणों की ओर से, जिसके बाद उसका प्राथमिक उपचार कराकर उसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। तो ग्रामीणों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इवेंट पुलिसकर्मियों ने मोर का प्राथमिक उपचार कराया और इसके बाद मोर को वन विभाग को सौंप दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग को सौंपा गया मोर। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, डलमऊ थाना क्षेत्र के गांव के पास पड़ा मिला था मोर। रायबरेली से खबर है, पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय पक्षी की जान बचाई है। सड़क किनारे घायल अवस्था में तड़प रहा था मोर, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद इसे वन विभाग को सौंपा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मियों ने खुद सबसे पहले इस मोर को उठाया और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पंख मत पकड़ो, टांग पकड़ो उसकी। उसे पट्टी बांधते हुए ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद इस मोर को वन विभाग को सौंप दिया गया है। पकड़ो, टांग पकड़ो उसकी। टांग पकड़ लो ना उसकी। तो आपने देखा कि किस तरह से एक मोर को पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर बचाया है और हालांकि उसे प्राथमिक उपचार के बाद वन विभाग को सौंपा गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एटा से खबर है, बीजेपी ने बागी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर 13 लोगों को निष्कासित किया गया और निष्कासित कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कदम उठाया गया है। 6 साल के लिए निष्कासन की कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये कदम उठाया गया है। ये अहम खबर आपको हम बता दें। एटा से खबर है, प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर 13 लोगों को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासन की प्रक्रिया हुई है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कदम उठाया गया है। एटा से खबर, बीजेपी ने बागी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर 13 लोगों को निष्कासित किया गया है। कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कदम उठाया गया है। कार्रवाई करते हुए 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। कौशाम्बी से खबर है, ससुरालियों ने विवाहिता को जहर खिला दिया। विवाहिता की तड़प कर मौत हो गई। मरने से पहले विवाहिता ने भाई को भेजी ऑडियो क्लिप। 3 सेकंड की ऑडियो में विवाहिता ने कहा, मुझे जहर खिलाया गया। बच्चा न होने का ताना दे ससुराली प्रताड़ित करते थे। मृतक के भाई ने पुलिस को दी नामजद तहरीर। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नामजद आरोपी गाँव छोड़कर फरार। और कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के निजाममई का ये पूरा मामला बताया जाता है। निजाममई गांव का ये पूरा मामला है और 3 सेकंड की ऑडियो में विवाहिता ने भेजा कि मुझे जहर खिलाया गया। बच्चा न होने का ताना देकर ससुराली जन लगातार प्रताड़ित करते थे। मृतक के भाई ने पुलिस को अब नामजद तहरीर दे दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नामजद आरोपी गांव छोड़कर फरार। विवाहिता की तड़प कर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
कौशाम्बी से खबर है, जहां पर ससुरालियों ने विवाहिता को जहर खिलाया। हालांकि विवाहिता ने मरने से पहले अपने भाई को एक ऑडियो क्लिप भेजा जो 3 सेकंड का बताया जाता है, जिसमें उसने साफ कहा कि मुझे जहर खिलाया गया है। हम दफलपुर से आई थी, जहर खिला के मरेगा। सुबह खबर देते तुम लोग, देख लो इनका हालत, मर गई है या तुम लोग। पुलिस का बुला इन वीडियो बनाओ। विवाहिता की तड़प तड़प कर मौत हो गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मरने से पहले विवाहिता ने अपने भाई को एक ऑडियो क्लिप भेजा जिसमें साफ तौर पर उसने कहा कि मुझे जहर खिलाया गया है और बच्चा न होने की वजह से ससुराली जन उसे प्रताड़ित करते थे। जहर खिला के मरेगा। सुबह खबर देते तुम लोग, देख लो इनका हालत, मर गई है या तुम लोग। पुलिस का बुला इन और विवाहिता की तड़प तड़प कर मौत होने की बात कही गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो बनाओ। कायमगंज के सीमा से सटे ग्राम सुभानपुर स्थित हाजी लियाकत हुसैन खान के आवास पर हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला जज ट्रेनर हाजी अता हुसैन व मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने हज यात्रियों को एहराम बांधने का तरीका व हज की दुआएं बताई और पूरे हज मिशन को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है, जिससे हज की सारी जानकारी इंटरनेट से मिलती रहेगी। मास्टर ट्रेनर मोहम्मद मोनिस ने प्रोजेक्टर के जरिए हज के अरकान और स्थानों के बारे में तफसील से बताया है। मुफ्ती मोहम्मद उसामा कासमी ने प्रोग्राम का आगाज कुरान करीम की तिलावत से किया है। वहीं अलीगढ़ के मोहम्मद तौफीक ने हाजियों को अंतर्राष्ट्रीय एटीएम और रियाल के बारे में भी जानकारी दी है। बता दें कि इस बार 101 हज यात्रियों का चयन हुआ है। हज यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और परेशानियों के निवारण के लिए तफसील से हज यात्रियों को जानकारी दी गई। प्रत्येक हाजी को स्टील का कड़ा व आई कार्ड, पासपोर्ट, वीजा हज हाउस लखनऊ से दिया जाएगा। इस साल 21 मई से हज 2023 की फ्लाइट शुरू की जाएगी। एहराम बांधने का तरीका है और जैसे जमरात को रमी वगैरह करना, ये सारी चीज हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। आगे भी और कहीं करेंगे इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा ट्रेनिंग फरखाबाद में है, मदरसा अंजुमन में। तो इन यात्रियों के लिए क्या आपकी तरफ, आप जिला हज ट्रेनर हैं, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है यात्रियों के लिए? मेरी तरफ से व्यवस्था है यात्रियों को जैसे इंटरनेशनल एटीएम कार्ड बनाने का। बैंक को हम लोगों ने एक लेटर दिया है, वो बैंक वाले कैंप लगाएंगे तो यात्रियों को दिक्कत न हो, इसलिए उनका एक कैंप लगेगा। वो तीसरी ट्रेनिंग भी लगेगा। गोरखपुर में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के तीसरे रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का विधि विधान से पूजा कर लोकार्पण किया है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से इस प्रयोगशाला से काफी मदद मिलेगी। इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के वरिष्ठ पुजारी रमन त्रिवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तालियों से आप स्वागत करेंगे और उसी क्रम में मैं आगे कहते माध्यमिक आज उस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के साथ मैं यहाँ हूँ और यहाँ विज्ञान के प्रयोगशाला का आज मैंने लोकार्पण किया है। इसके पहले भी विज्ञान के प्रयोगशाला का लोकार्पण मैं कर चुका हूँ। ये दूसरी बार मैं कर रहा हूँ। देखिए, उस विद्यार्थी को बहुत अच्छा लगता है जहाँ उसने शिक्षा अर्जित किया हो और आने का मौका मिलता है, और इस परिस्थिति में तो मैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ मोहंड के जंगल में बीती देर रात को अवैध असलहे सहित निरीह प्राणियों का शिकार करने आए 4 शिकारियों को वन विभाग की गश्ती टीम ने
पेलियों के जंगल में घेर लिया और बताया जा रहा है कि इस दौरान शिकारियों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर शिकारियों को छुड़ा लिया है, जबकि जान पर खेलकर 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने पकड़कर बिहारीगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया है। पकड़े गए शिकारियों में एक युवक फतेहपुर पेलियों का बताया जाता है, तो वहीं दूसरा शिकारी शेरपुर खाना जातपुर का रहने वाला है और वन विभाग के अधिकारी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। वन क्षेत्र अधिकारी मनोज कुमार बालोदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अन्य जीव का शिकार करने वाले गिरोह के पास से एक बंदूक, एक चाकू भी बरामद किया गया है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक के चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं परवादून कांग्रेस ने डोईवाला कोतवाली में पहुंचकर कर्नाटक भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन कर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी विधायक प्रत्याशी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करते हुए तहरीर दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राठौर की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसे कांग्रेस बर्खास्त नहीं करेगी और अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कांग्रेस बड़े आंदोलन को मजबूर होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने कर्नाटक प्रदेश में चिंतापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी मणिकांत राठौर के खिलाफ कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि राठौर की ओर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने के साथ ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि मणिकांत राठौर के विरुद्ध कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मणिकांत राठौर की ओर से धमकी दिए जाने का ऑडियो भी प्रमाण के तौर पर पुलिस को मिल गया है। वहीं मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सुनिश्चित नजर आ रही है और उसके विधानसभा प्रत्याशी गुंडों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। इस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मणिकांत राठौर ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार को खत्म करने की चेतावनी दी है, धमकी दी है। उनके खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी ने देहरादून की कोतवाली में FIR दर्ज की है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने एक दलित का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दलित नेता का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित परिवार से आते हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक करने के साथ ही कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्रराम दास के आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उनके परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि दुष्यंत कुमार गौतम का आज कुमाऊं का दौरा है। प्रदेश प्रभारी बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जल्द ही प्रत्याशी को लेकर पार्टी निर्णय करेगी। हमारे प्रभारी जी का आज कुमाऊं का प्रवास है और बागेश्वर में जाने वाले हैं।
जहाँ हमारे नया संगठन बना, संगठन परिचालनात्मक बैठक उनकी है। इसके साथ साथ बागेश्वर के अंदर कार्यक्रम से मिलना और वहाँ के विषय को लेकर के आगामी दिनों में वहाँ बाई इलेक्शन होना है, तो सब प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। प्रत्याशी के रूप में जो निर्णय हो सर्वसम्मत से होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।